जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 20 नवंबर 2025। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ ताकि क्लास को शुरू किया जाए। तो आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। टू विच कमिटी हैज़ इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एट द CAC 48 सेशन। CAC 48 सत्र में भारत को किस समिति ने पुनः निर्वाचित किया गया है? किस समिति में जो है पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसे निर्वाचित किया गया है CCEXEC समिति में। किसमें? CCEXEC समिति में इसे पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को 48वें कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के सत्र में लगातार दूसरी बार कोडेक्स कार्यकारी समिति के सदस्य देश प्रतिनिधि के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत का कार्यकाल अब 2027 तक बढ़ गया है। भारत के मुख्य प्रतिनिधि ने कहा कि यह चयन वैश्विक खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकों में भारत की भूमिका को मजबूत करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता को बढ़ाता है। भारत ने कोडेक्स में वैश्विक खाद्य मानकों, बेहतर डेटा प्राप्ति और उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहलें की है, जिनमें विज्ञान आधारित नीतियों का विशेष योगदान शामिल है। आज के अगले प्रश्न की बात की जाए, विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च टू इन्हेंस ग्लोबल सी लेवल मॉनिटरिंग। वैश्विक समुद्र स्तर की निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो इस उपग्रह का नाम है सेंटिनल-6B। क्या नाम है? सेंटिनल-6B इस सैटेलाइट का नाम है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सेंटिनल-6B उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जो उच्च महासागर ट्रैकिंग क्षमताओं से लैस है। 6 वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त यह उपग्रह विश्व स्तर पर बढ़ते समुद्र की स्तर की निगरानी करेगा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े समुद्री प्रभावों का विश्लेषण करने में मदद करेगा। यह मिशन नासा, NOAA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त सहयोग है, जिसका लक्ष्य वैश्विक समुद्री डेटा को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है नई दिल्ली। कौन? नई दिल्ली। भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की जो है मेज़बानी करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राज़ील में आयोजित IBCA मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान किया। यह समिट शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ग्लोबल रेंज के देशों, विविधता केंद्रित राष्ट्रों और जलवायु सुरक्षा हितधारकों की भागीदारी से यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर बिग कैट संरक्षण रणनीतियों को एक मंच पर लाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द युवा AI फॉर ऑल नेशनल AI कोर्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए युवा AI फॉर ऑल राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम की अवधि जो है कितनी है? तो इसकी अवधि है 4.5 घंटे की। कितनी है? 4.5 घंटे की। जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने युवा AI फॉर ऑल नामक 4.5 घंटे का निःशुल्क स्वगतिशील राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक के लिए AI समझ को सरल और सुलभ बनाना है। पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्रालय की सहायता से विकसित किया गया है और इसमें AI की मूलभूत अवधारणाओं को आसान भाषा में समझाया गया है। नियम डिजिटल फर्स्ट प्रोटेक्शन बोर्ड की भूमिका को मजबूत बनाते हैं ताकि डेटा की सुरक्षा और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है आज का, विच यूनिवर्सिटी टॉप द QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026।
क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो ये विश्वविद्यालय है लुंड विश्वविद्यालय। कौन सा? लुंड विश्वविद्यालय जो है शीर्ष पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय पूर्ण 100 अंक पाकर दुनिया में पहले स्थान पर रहा और 2 वर्षों तक शीर्ष पर रहने वाले टोरंटो विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया। लुंड विश्वविद्यालय ने पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उसे उच्चतम रेटिंग मिली। भारत ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस बार 103 भारतीय विश्वविद्यालय सूची में शामिल हुए, जिनमें से 26 नए प्रवेशक हैं, जिससे संस्थानों की संख्या के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आज का, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द साउदर्न इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत का प्राकृतिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन जो इन्होंने किया है कोयम्बटूर में किया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां देश भर में प्राकृतिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस आयोजन में दिवंगत पद्मश्री नमाझवार द्वारा प्रचारित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का विशेष प्रदर्शन किया गया, जिससे किसानों को टिकाऊ खेती के तकनीकों से अवगत कराया जा सके। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं पीएम किसान किस्त भी जारी की, जिससे किसानों की आर्थिक सहायता को और मजबूती मिली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया emphasized reforms to improve protection and support for sexual assault survivors? भारत में किस मुख्य न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सुरक्षा और समर्थन को बेहतर करने हेतु कानूनी सुधारों पर जोर दिया? तो इस मुख्य न्यायाधीश का नाम है D.R. गवई। कौन? D.R. गवई ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.R. गवई ने हाल ही में कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सुरक्षा, सहमति और पुनर्वास के मुद्दों को मजबूत करने के लिए कानूनी सुधार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले के लिए विवादित निर्णय को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि यह फैसला आज के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और यौन अपराध के मामलों में न्याय की धारणा को कमजोर करता है। भारत ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में यौन अपराधों से जुड़े कई प्रावधानों को स्पष्ट और सख्त किया है, जिससे पीड़ितों के अधिकारों और सुरक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं, विच नेशनल एक्शन प्लान डिड इंडिया लॉन्च टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? भारत ने प्रतिरोध से निपटने के लिए कौन सी राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो इस राष्ट्रीय कार्य योजना का नाम है AMR 2.0। क्या नाम है? AMR 2.0। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR 2.0 2025-29 पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रतिरोधी संक्रमणों को नियंत्रित करना है। AMR को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती माना जाता है, क्योंकि इससे दवाओं का असर घटता है और उपचार जटिल हो जाते हैं। दवा प्रतिरोध के बढ़ने से संक्रमणों का खतरा बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ता है और सामाजिक व आर्थिक नुकसान भी होता है, जिसे यह योजना कम करने का प्रयास करेगी। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे और जो भी न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको समझाए वो सारी चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।